मैग्नेटिक फील्ड है ना, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने ऑयस्टर की ऑब्जर्वेशंस को लिखा था, नहीं लिखा? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा ना? हाँ, ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट से लिख दिया था ना? हाँ, राइट, ठीक है। हमने डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन कर लिया था, राइट। अब बेटा हमारे पास अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, राइट, इस वायर के अंदर करंट जा रहा है, तो इस वायर के सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसे होगा? अगर मैं कार्डबोर्ड लेता हूं, इफ आई टेक वन कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के बीच में से हम वायर को निकाल देते हैं, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को डाल देते हैं। करंट इज गोइंग, नीचे से ऊपर जा रहा है, और अगर मैं यहाँ पर आयरन फिलिंग्स को टैप करूंगा, आयरन फिलिंग्स विल कम इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यानी कि हमारे को एक चीज पता चली कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है, दैट इज शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? आपको करंट कैरिंग वायर को होल्ड करना है, किसमें? राइट हैंड में, सच दैट thumb points in the direction of magnetic field. Thumb point in the direction of magnetic field. Then curling fingers will give the direction of magnetic field. Thumb in the direction of current. Thumb in the direction of current, and curling fingers will give the direction of magnetic field. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर मैं इसको राइट हैंड में पकड़ूंगा, या तो मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ या मैं इसके ऑपोजिट ऐसे पकड़ सकता हूँ। नाउ दीज आर रिवॉल्विंग लाइक दिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। शेप इज कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट, और ये क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। दिस वी हैव डन इन आवर 10th क्लास। सिमिलरली हमने पहले डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन किया था। अगर मैं बोलता हूँ कि आप हमारे पास एक वायर में से करंट बाहर वाले डायरेक्शन में आ रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। करंट बाहर को आ रहा है, तो मैंने आई लिख दिया कि एक करंट इज कमिंग आउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ऐसे करके करंट कैरिंग वायर पड़ी हुई है। तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इट विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दीस आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स। और ये सर्कल्स के कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे देखा, ठीक है। हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दीस आर रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर एक वायर करंट परपेंडिकुलर टू प्लेन और इनसाइड लेकर जाती है करंट को, तो यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे, बट इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वायर को ऐसे पकड़ा, हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज। अब अगर हमारे पास हम डायरेक्शन को डिफाइन कर देते हैं, देखिए दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, दिस डायरेक्शन इज साउथ, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट।
तो अगर हमारे से पूछते हैं इस डायग्राम के अंदर कि वायर के ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन टॉप ऑफ द वायर, तो वायर से अगर मैं ऊपर जाता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे आएगा, टेंजेंट से आएगा, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे लाइक दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। तो वायर के टॉप पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज वेस्ट। और अगर वायर से एग्जैक्टली बिलो पूछ लेते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, दिस विल बी द टेंजेंट एंड दिस इज द, क्योंकि ये ऐसे करके घूम रहा है ना, तो दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन यस ईस्ट। और वायर के राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, साउथ। और अगर यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ वायर के राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ। और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ। और इस पर्टिकुलर साइड पर क्या होगा, ईस्ट। और यहाँ पर क्या होगा, राइट। तो आपको डायरेक्शन कैसे बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पहले शेप देखो, दैट इज कंसेंट्रिक सर्कल, फिर वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग थंब रूल। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओ और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, इस चीज को बेटर नोट आउट करना। Write down right hand thumb rule. Right hand thumb rule.
according to this rule, hold current carrying wire, in right hand such that thumb points in the direction of current. Thumb points in the direction of current. Then curling fingers will give the direction of magnetic field. Around the conductor. Magnetic field around the conductor. नया हेडिंग डालो बेटा, that is magnetic field. Write down the space or region around the current carrying conductor. The space or region around the current carrying conductor within which its influence can be felt, by the magnetic needle is called magnetic field. By the magnetic needle is called magnetic field of the conductor. Magnetic field of the conductor carrying current. बेसिकली व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक नीडल को लेकर आते हैं तो उस स्पेस में लाने के कारण वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर है? अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो जहां पर भी अगर मैं इस मार्कर को लेकर जाता हूं तो अर्थ इस मार्कर को अट्रैक्ट करती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आया, अगर मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं तो ये नीचे गिरता है, तो मतलब दिस पॉइंट इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ओवर हियर। अर्थ का फील्ड है ऊपर, यहां पर भी अर्थ का फील्ड है। अगर मैं यहां से मार्कर को रिलीज करूंगा इट विल कम डाउन, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि दिस पॉइंट इज आल्सो इज इन द फील्ड ऑफ अर्थ। Similarly, magnetic field is space surrounding the wire where magnetic needle को अगर मैं लेकर जाऊंगा it is deflected. Clear है सभी को? Right. Next heading डालो, that is force on a charged particle. Force on a charged particle placed in external magnetic field. Force on charged particle placed in external magnetic field.
अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो कुछ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट्स से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, लेट्स से चार्ज पार्टिकल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, कितने एंगल पर एंटर करता है, थीटा एंगल पर एंटर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी दैट इज q, इट इज a scalar quantity into v वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। और अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो दैट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल टू q v b sin theta, where theta is the angle between velocity and magnetic field, velocity and magnetic field। अच्छा, आप सभी को याद होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी अगर एक चार्ज पार्टिकल कहां पर आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता था, तो उसको फोर्स लगती थी। So what is the value of force on the charged particle placed in external electric field? Q E. Very good. So F is equals to electric force. That is, अगर एक चार्ज पार्टिकल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, Q into E लगती है। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चाहे पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती ही लगती है, स्टेशनरी पार्टिकल के ऊपर भी लगती है और मूविंग पार्टिकल के ऊपर भी लगती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर लगती है, सिर्फ मूविंग पार्टिकल के ऊपर लगती है। अगर हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर स्टेशनरी पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेशनरी पड़ा है, इट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चाहे मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो हम सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज केस 1? केस 1 इज इफ particle is at rest in external magnetic field is denoted by V। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो दैट इज V is equals to 0, then force due to magnetic field is also 0, this is also 0। सभी को क्लियर होता है? अच्छा, वैसे भी मैं देख सकता हूं, अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? नो चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। अच्छा, अगर न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है और अगर न्यूट्रॉन आता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, राइट? तो केस 2 इज दिस है, ठीक है। इफ न्यूट्रल पार्टिकल enters मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास दैट इज क्या चीज 0 है, Q is equals to 0। तो भी उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी 0, क्योंकि चार्ज के लिए 0। केस 3, अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, B की वैल्यू 0 होगी, या इन तीनों में से कोई भी एक चीज 0 होगी, तो फोर्स की वैल्यू 0 ही होगी, राइट? और अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो भी पार्टिकल के ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, चाहे वो मूव भी कर रहा है, चाहे उसके ऊपर चार्ज।
और थर्ड केस, अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, पार्टिकल is moving in the direction of magnetic field. Particle is moving in the direction of magnetic field. अच्छा, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि वो कैसे मूव कर रहा है? यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v in the direction of magnetic field. It is moving with velocity v in the direction of magnetic field. So can anybody tell me what is the angle between velocity and magnetic field? Zero. तो अगर मैं sin 0 पुट करूँगा, what will be the value of sin 0? It is 0. तो यानी कि एक और चीज आया, एक और केस आया, क्या? अगर हमारे पास पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, चार्ज पार्टिकल भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? 0. क्यों 0 है? क्योंकि थीटा इज अवर 0 डिग्री. थीटा 0 डिग्री होने के कारण magnetic force, that is q v the sin of 0 degree, and sin 0 degree is 0, therefore Fm is 0. Or if particle is moving anti-parallel, anti-parallel means थीटा इज 180, यानी कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अभी भी एंगल 180 डिग्री हो गया, तो sin 180 डिग्री कितना होता है? sin 180 डिग्री इज 0. तो sin 180 डिग्री 0 है, इसलिए फिर से हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0. तो यहां से एक बात मेरे को पता चली कि अगर मैं चाहता हूं एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कुछ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स क्या लगे? मैक्सिमम. उसके ऊपर फोर्स लगे मैक्सिमम. तो वो कितने एंगल के साथ एंटर करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ? 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. और कौन से एंगल पर? 90. ठीक है, तो हमारे पास एक नोट बन गया. ठीक है, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल शुड एंटर at 90 degree to the field, because sin 90 degree is equal to 1, which is maximum value of sin. इस सारी चीज को बेटा नोट डाउन करो. यहां से इस साइड डायग्राम उसमें ले रखा होगा. On demand
अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स की बात करें, ठीक है, यूनिट्स निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे दैट क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आई कैन यूज दैट फॉर्मूला जिसमें बाकी यूनिट्स मेरे को पता हो। तो यहाँ पर मेरे को फोर्स का यूनिट पता है, चार्ज का यूनिट पता है और दिस इज वेलोसिटी का यूनिट पता है। तो आई कैन वेरी साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं है, दिस यूनिटलेस। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकाल सकते हैं। तो दैट इज F/QB। फोर्स के यूनिट्स इज न्यूटन, चार्ज के यूनिट्स इज कूलम एंड वेलोसिटी के यूनिट्स इज मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर है तो मीटर नीचे रहेगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा। इट इज न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर। और अगर मैं चार्ज इज नॉट द SI यूनिट, अगर इसको मैं करंट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो Q इज इक्वल टू IT या I इज इक्वल टू Q/T। तो हमारे पास ये एम्पियर सेकंड आ जाएगा चार्ज, और ये मीटर पर सेकंड है। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। इट विल कम डाउन टू बी न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, दिस इज द सेकंड, जिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, दिस इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हमने क्या नाम दे दिया? टेस्ला। जैसे हमारे पास फोर्स का यूनिट दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूटन। सिमिलरली हमने न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर को क्या नाम दे दिया? टेस्ला। और टेस्ला हमारा क्या है? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर भी आपको कोई वर्ड लिखा होगा और इसके आगे टेस्ला लिखा हुआ, दैट मींस दैट इज गिवन योर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली कभी-कभी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास गॉस के अंदर गिवन होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और अगर हमारे को कन्वर्जेंट फैक्टर नहीं पता, ठीक है, वी गेट कंफ्यूज ओवर देयर। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि गॉस इज आल्सो अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। अच्छा, तो बताओ बड़ा यूनिट कौन सा है, गॉस है या टेस्ला? गॉस बड़ा यूनिट है, टेस्ला बड़ा यूनिट है। अच्छा, मैं बोलता हूँ अच्छा गॉस बड़ा यूनिट है, मैं बोलता हूँ अच्छा गॉस बड़ा यूनिट नहीं कहते हो टेस्ला। यदि मैं टेस्ला बोलता हूँ तो क्या कहते हो? टेस्ला बड़ा यूनिट है। यस सर। हाँ, टेस्ला इज द बिगर यूनिट, गॉस इज द स्मॉलर यूनिट। ठीक है, अगर किसी को इस चीज को देखने में दिक्कत हो रही है तो जाके थोड़ा ध्यान से सोचना। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको उस तरफ लेकर जाऊंगा तो 10⁻⁴ डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, ऊपर जाकर 10⁻⁴ बनेगा। इट मींस 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। ठीक है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। तो टेस्ला इज द बिगर यूनिट। तो ये नोट बना के लिख सकते हो दैट टेस्ला इज द बिगर यूनिट। टेस्ला इज द बिगर यूनिट। इसके बाद अगर बेटा मैं डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है डायमेंशंस के ऊपर। तो डायमेंशंस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। और चार्ज मेरा क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। हमारे इसको किसमें कन्वर्ट करना है? करंट और टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो Q इज इक्वल टू IT। अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या है? mLT-2। करंट का A, टाइम का T और वेलोसिटी का LT-1। और यहाँ से मैं इस चीज को सॉल्व आउट करूंगा, दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लर्न कर लो, अच्छी बात है। नहीं लर्न होता तो फॉर्मूला लर्न कर लो, खुद ड्राइव कर सकते हो अगर पेपर के अंदर आ जाए। क्लियर है बेटा सभी को? राइट, राइट डाउन एक हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड has many properties. Magnetic field has many properties like that of electric field. Has many properties like that of electric field. हाँ, has many properties like that of electric field. फर्स्ट लिखो बेटा, बोथ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को बेटा B से लिख लो, B के ऊपर एरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड को E के ऊपर एरो।
both magnetic field and electric field are vector quantities. Both magnetic field and electric field are vector quantities. Second लिखो बेटा, it has three-dimensional relevance like electric field. It has three-dimensional relevance, relevance relevance like electric field. जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितने डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन थ्री डायमेंशंस, दैट इज मास, टाइम एंड करंट. लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस निकालोगे वो भी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा. सिमिलरली थर्ड लिखो बेटा, it can be time dependent, like electric field. Time dependent like electric field. Fourth देखो बेटा, magnetic field B ऐसे करके डी वेक्टर डालना, depends on permeability, PERMEABILITY, depends on permeability. और इसमें आप लिख सकते हो बेटा म्यू के साथ, राइट? परमेबिलिटी की ब्रैकेट में डाल दो म्यू. whereas electric field E depends on permittivity. Permittivity की स्पेलिंग है PERMITTIVITY. Permittivity, और permittivity is represented by epsilon. Permittivity is represented by epsilon. This is permeability and this is permittivity. Property is the same as electric field. अभी बताओ सर, पहले एक बार लिख लो. Epsilon और हाँ, epsilon of a material, full stop. Both epsilon and mu